हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब देख रहे हैं हमारे चैनल। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, और आपको पता है कि उसमें जो 4 प्रोसेस थी वो कंप्लीटली रिवर्सिबल था। और आपको पता है कि रिवर्सिबल नाम का चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। हम बात करेंगे वीसीआरएस में क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि उसमें जो प्रोसेस थी, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल था, 2 प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक था, और चारों प्रोसेस हमारा जो थी वो रिवर्सिबल नेचर की थी। एक प्रोसेस बहुत ही फास्ट था, एक प्रोसेस बहुत ही स्लो था, और फास्ट एंड स्लो कॉम्बिनेशन हमारा हो नहीं पा रहा था। अब देखिए हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं इस मॉडिफिकेशन में वीसीआरएस में। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया वीसीआरएस का, जहाँ पे हमारी 4 कंपोनेंट अभी भी है। इसको बोलते हैं इवापोरेटर, इसको बोलते हैं कंप्रेसर, इसको बोलते हैं कंडेंसर, इसको बोलते हैं थ्रोटलिंग वाल्व। अब देखिए हमने क्या क्या यूज किया इसके जगह पे। यहाँ पे हमारा क्या था, टरबाइन था। द कार्नोट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टरबाइन था, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया थ्रोटलिंग वाल्व। हम बताने वाले बार बार क्यों हमने इसको यूज किया। दूसरी बात इवापोरेटर एंड कंडेंसर में हमने वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात किया था, आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मली हीट ऐड कर रहे हैं और आइसोथर्मली हीट रिजेक्ट कर रहे थे द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल में। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल को अचीव करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने उस प्रोसेस को हटा के कांस्टेंट प्रेशर यूज किया है। आइसेंट्रोपिक की बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात करते हैं। 1 to 2 हमारा क्या अभी भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, दैट मींस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर हम 4 to 1 की बात करते हैं इवापोरेटर में, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। अगर हम 2 से 3 की बात करते हैं उस केस में क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। और 3 to 4 की बात करते हैं, ये हमारा क्या, थ्रोटलिंग डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है। आपको पता है कि कंप्रेसर हमारा जो यहाँ पे यूज किया गया, कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाता है एंड ऑल्सो रेगुलेट करता है रेफ्रिजरेंट को, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, देखिए 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है, अगर हम इसके टीएस डायग्राम देखें, तो 1 से 2 आपको दिख रहा है, 1 से 2 यहां दिख रहा है, और 1 डैश 2 डैश यहां पे हमने दिख रहा है। आपको हमने बताया था कि एक होता है ड्राई कंप्रेसर, होता है ड्राई कंप्रेशन, एक होता है वेट कंप्रेशन। वेट कंप्रेशन हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जैसे ही जैसे लिक्विड पार्टिकल्स कंप्रेसर में जाते हैं, उनका टरबाइन, उनका जो ब्लेड होता है उनको खराब कर देता है। दूसरी बात, उनका जो लुब्रिकेशन होता है उसको वॉश अवे कर देता है। इसलिए हम लोगों ने वेट कंप्रेशन नहीं किया। वेट कंप्रेशन हमारे लिए एडवांटेज है अगर हम रोटरी कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं तो। लेकिन अगर हम स्क्रॉल केसिंग यूज करते हैं या हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज करते हैं, उस केस में हम लोग वेट कंप्रेशन नहीं करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे ड्राई कंप्रेसर। तो गाइस अगर हम इसकी टीएस डायग्राम की बात करें तो इसकी टीएस डायग्राम में 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्रेशन। देखिए 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है 1, ये 1 पॉइंट हमारा जो है इस लाइन में है, दैट मीन्स ये हमारा क्या, वेपर लाइन में है, दैट मीन्स सैचुरेटेड पॉइंट। ये हमारा जो होगा ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट, दैट मीन्स हमारा जो 1 पॉइंट होगा वो ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट पे होगा। जनरली हम ऐसा लेते हैं। वेट कंप्रेसर हम लोग नहीं करते हैं। देखिए 1 डैश हमारा है, 2 डैश हमारा है। 1 डैश 2 डैश हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 डैश पॉइंट हमारा जो है, ये जो 1 डैश आपको दिख रहा है वेट रीजन में, वो वहाँ पे लिक्विड एंड वेपर पार्टिकल्स को हैंडल कर रहा है। जब ये पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं हम लोग, तो कंप्रेसर में जाने के बाद क्या करता है, इसके जो ब्लेड होते हैं उसको खराब कर देते हैं, इरोड कर देते हैं। दूसरी बात इसमें जो लुब्रिकेशन होते हैं उसको वॉश अवे कर देते हैं। इसीलिए हम लोग वेट कंप्रेशन को यूज नहीं करते हैं। वेट कंप्रेशन हमारे लिए फायदा है जब हम लोग लार्ज इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करते हैं या रोटरी कंप्रेसर की बात करते हैं, उस केस में हम लोग 1 से 2 डैश प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि वो हम लोग के लिए एडवांटेज होता है। लेकिन हम लोग एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल ना यूज करके रेसिप्रोकेटिंग यूज कर रहे हैं। 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 1 से 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राई कंप्रेशन कर रहे हैं। और ड्राई कंप्रेशन आपको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग के लिए एडवांटेज होता है। तो 1 हमारा जो पॉइंट होता है वो ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट होता है। अब जैसे इसको कंप्रेस करते हैं हम लोग, कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है हम लोग प्रेशर टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ये जो हीट लिया है इवापोरेटर ने जो हीट लिया है उसको बाहर फेंकना है। अब उसको बाहर फेंकने के लिए हम लोग ऐसा डिवाइस लगाते हैं, जैसे कंप्रेसर, एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं कि उस प्रेशर को मेंटेन कर ले, उस प्रेशर को रीच कर ले, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर ले। हमारा ये प्रेशर बहुत ही कम है, ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इस प्रेशर तक लाना है तो प्रेशर डिफरेंस हमें क्रिएट करना होगा, तो एक ऐसा डिवाइस लगाएंगे हम लोग जो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट कर लेगा। ये कंप्रेसर हमारा करता है, प्रेशर डिफरेंस हमारा क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्रेशन। अब
तो 2 पॉइंट हमारा जो होता है सुपर हीटेड पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। अब 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के बीच में हमने कंडेंसर को लगाया, और कंडेंसर बेसिकली इसका जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। आपको पता है कि 2 हमारा जो है सुपर हीटेड रीजन में है, ये आप देख रहे हैं, ये 1 से 2 हमारा क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, और 2 से 3 हमारा क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। ये हमारा जो है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, ये भी हमारा क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। नीचे वाला भी ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या कांस्टेंट प्रेशर, 2 डैश एंड 3 हमारा क्या कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। आपको पता है कि हीट ट्रांसफर यहाँ पे होना है। ये जो फ्रियॉन्स है या अमोनिया है, हमने इसका जो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय द मींस ऑफ कंप्रेशन। अब कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसको हीट को बाहर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडेंसर लगाया। अब ये जो फ्रियॉन्स होते हैं इस ट्यूब से पास करते हैं, इस ट्यूब से पास किया। अगर हम ये सिस्टम छोटा हुआ तो इसको एयर कूल्ड करेंगे हम लोग, ये सिस्टम अगर बड़ा हुआ तो वाटर कूल्ड करते हैं हम लोग। तो नॉर्मली हम लोग अगर रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो एयर कूल्ड करते हैं। तो यहाँ से एयर क्या करता है, एयर क्या करता है, जो अमोनिया है या फ्रियॉन्स है उसकी हीट को लेता है और वो हीटअप हो जाता है और इसको ठंडा कर देता है। दैट मीन्स इसके टेम्परेचर फॉल कर जाते हैं। लेकिन अभी ये प्रेशर मेरा उतना ही है, क्योंकि हमने क्या बोला 2 से 3 हमारा क्या कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। जो प्रेशर यहाँ पे था कंप्रेशन के निकलने के बाद, ये प्रेशर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ठंडा हो गया। दैट मीन्स टेम्परेचर मेरा क्या हो रिड्यूस हो गया, लेकिन प्रेशर मेरा अभी भी है। आपको पता है कि 3 मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर तक है और हमें इवापोरेटर तक लाना है। तो 3 से हमें इवापोरेटर तक लाने के लिए एक्सपेंशन करवाना होगा। उसका एक्सपेंशन हम लोग टरबाइन से भी करवा सकते थे और थ्रोटलिंग डिवाइस से भी करवा सकते थे। टरबाइन हम लोगों ने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि टरबाइन का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था, ये सिस्टम ही बहुत ही छोटा था। इस सिस्टम का प्राइस एज कम्पेयर टू टरबाइन बहुत ही छोटा था और कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क हमें मिल रहा था टरबाइन के द्वारा बहुत ही कम था। वर्क जो हमें मिल रहा है -VdP बहुत ही कम था, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का, ये जो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है रेफ्रिजरेंट, बहुत ही कम होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो वर्क आउटपुट हमें जो मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा। और टरबाइन हमें कम अगर आउटपुट दे तो हमारे घाटा है ना। अगर हमने बहुत बड़ा सिस्टम लगाया है और जो आउटपुट हमें मिलने वाला बहुत ही कम है, तो हम क्यों लगाएंगे सिस्टम को। हमें चाहिए आउटपुट ज़्यादा, तभी हम सिस्टम को रखेंगे। तो हमें पता चला कि यार हम एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा दिए, बहुत ही महंगा सिस्टम लगा दिया हम लोगों ने टरबाइन, और आउटपुट हमें मिल रहा है बहुत ही कम, तो हमने इसको क्या किया, हटा दिया और उसके जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया, थ्रोटलिंग डिवाइस लगाया। ठीक है, अगर हम लार्ज सिस्टम की बात करें तो हम लोग थ्रोटलिंग डिवाइस बोलेंगे। अगर हम स्मॉल सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिवाइसेस के बारे में। अब ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस क्या करता है, इसकी जो टेम्परेचर तो और कम हो चुकी है, लेकिन प्रेशर हमारा यहाँ तक लाना है। तो प्रेशर लाने के लिए कम लाने के लिए, अब प्रेशर कैसे कम करेगा आपको दिखाने वाले हैं। आपको पता है कि ये जो ट्यूब है बहुत ही पतला ट्यूब होता है, ये जो ट्यूब होता है बहुत ही, थ्रोटलिंग डिवाइस जो होता है बहुत ही पतला होता है हमारा। तो इसकी जो एरिया होती है वो रिड्यूस करती रहती है। एरिया हमारी क्या होती है, नीचे ये एरिया हमारा क्या है, इसका जो ट्यूब का एरिया आपको यहाँ नहीं दिख पा रहा होगा, आप देख सकते हैं बुक्स में देख सकते हैं, इसकी एरिया क्या होती है, पतली होती जाती है और वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि आपको पता है कि AV इक्वल टू कांस्टेंट होता है मेरा, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर वेलोसिटी मेरा बढ़ेगा तो एरिया मेरा कम होना ही है। हम क्या बोल रहे हैं, एरिया यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था। ये क्या बहुत ही पतला ट्यूब था जिसका एरिया मेरा क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो मेरा क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, मेरा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ का जो प्रेशर था इसके थ्रू हम लोगों ने फॉल करवा दिया इवापोरेटर प्रेशर तक। ये डिवाइस अगर हम लोगों ने नहीं लगाया होता तो प्रेशर हम लोग यहाँ तक नहीं ला सकते थे। हम टरबाइन लगाते तो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। टरबाइन हम लोग हटा के इसको हम लोगों ने लगाया ताकि प्रेशर हमारा क्या हो सके, यहाँ तक ला सके। अब फिर क्या होता है कि ये हमारा रेफ्रिजरेंट इससे फ्लो होता है, ये हमारा क्या होता है, इवापोरेटिंग कॉइल होता है। इवापोरेटिंग कॉइल होता है हमारा, यहाँ से क्या होता है रेफ्रिजरेंट, अब देख रहे हैं रेफ्रिजरेंट यहाँ से फ्लो होता है, रेड आपको दिख रहा हो। फिर ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, चलती जाती है। तो अगर हम TS डायग्राम में 3 से 4 देखें तो 3 से 4 हमारा क्या डॉटेड लाइन है। और डॉटेड लाइन हमने क्यों बताया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी को बता रहा है। 1 से 2 हमारा क्या था, रिवर्सिबल था। 2 से 3 भी हमारा क्या था, रिवर्सिबल था। और 4 to 1 भी हमारा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लाइन नहीं दिखाया, क्योंकि रिवर्सिबल इन नेचर। जब भी इरिवर्सिबल की बात करेगा आप डॉटेड लाइन दिखाएंगे। हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर रही थी। एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं 3 से 4 क्या है, एंट्रोपी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। यहाँ पहले देखिए, यहाँ देखिए 4 में एंट्रोपी मेरी बढ़ रही है। एंट्रोपी का बढ़ने का मतलब ये होता है रैंडमनेस बढ़ना। ठीक है, ये गाइस ये हमारा हो गया VCRS का लेआउट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पॉइंट बताया है हर पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। और इसका जो COP आने वाला है, इसका जो COP आने वाला है या EPR कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो कंपेयर टू कार्नोट साइकिल,
वो कम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो प्रोसेस हमने लिया है रिवर्सिबल है नहीं, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये मेरा क्या है, रिवर्सिबल है, इसलिए जो COP आने वाली है वो कम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हमारा हो गया VCRS का। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहे चैनल पे। थैंक यू।